Good morning, everyone. And today I'm back with one more topic of Civil Procedure Code. सबको नमस्कार और मैं आज फिर से एक सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोड का क्षेत्राधिकार के बारे में एक टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली सेक्शन 9 पे डिपेंड करता है, इसमें एक्सप्लेनेशन है इसके रिगार्डिंग सिविल प्रोसीजर कोड में। और इन जनरल शॉर्ट स्टोरी कि मान लीजिए कभी भी कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है, इट मे सिविल, तो इट मे बी क्रिमिनल। जस्ट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आई एम टॉकिंग जस्ट इन अ जनरल सेंस कि तो जुरिस्डिक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि आपका जो डिस्प्यूट है या कोई क्राइम है वो कहाँ पे, आपका किस कोर्ट का क्षेत्राधिकार रहेगा वहां पे, मतलब किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रहेगी। तो आज हम टुडे वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ द जुरिस्डिक्शन कि बेसिकली ओनली द सिविल साइड कि कब जो है सिविल कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी, उसका क्षेत्राधिकार रहेगा कि किसी मैटर को वो सुने और जजमेंट पास करे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू थैंक ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड मैं उनको सजेशन दूंगा कि प्लीज गो थ्रू दिस होल वीडियो, पूरी वीडियो को देखिए आराम से और समझिए, और कोई समझ ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए and I will try to explain you. And don't forget to subscribe and press the bell icon so that ki whenever I made a new video, you get a notification regarding that video. So, jurisdiction of a civil court in India. Basically, जो jurisdiction क्षेत्राधिकार जो है हमारे दीवानी न्यायालयों में इंडिया में, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड इन टू बेसिस, एक है पेक्यूनरी, एक है टेरिटोरियल। पेक्यूनरी हुआ आपका जैसे रिलेटेड टू मनी, ये ओरिजेंटल सॉरी ये वर्टिकल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक स्टेट ले लेते, मान हिमाचल स्टेट ले लो, उसमें आपका जैसे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है जो सिविल, एक जब जो सिविल कोर्ट्स होती हैं बेसिकली उसमें एक थोड़ा सा मैं आपको व्यू देता हूँ। सबसे जो नीचे की अदालत होती है वो होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके बाद आता है आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन के बाद आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो सिविल जज जो सीनियर डिवीजन की जो पावर्स हैं, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वो हिमाचल प्रदेश में है 10 लाख तक, और सिविल जज सीनियर डिवीजन की पावर है 20 लाख तक। मतलब ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन। और टेरिटोरियल हुआ आपका कि क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मान ली आप, जैसे मान लीजिए यू आर लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, व्हाट डज इट मीन। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हुआ बट किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वो किस टेरिटरी में वो फॉल करेगा, तो मतलब किस क्षेत्र में फॉल करेगा, दिल्ली में करेगा या वो क्षेत्र के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से डिवीजन होता है, वो टेरिटोरियल आपकी जुरिस्डिक्शन हुई। नाउ पेक्यूनरी जो आपकी मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, ये अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट डिवाइड द कोर्ट ऑन अ वर्टिकुलर बेसिस। वर्टिकल बेसिस मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि एट प्रेजेंट जैसे हम दिल्ली का ले लें, दिल्ली में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें जो है 20 लाख रुपए एक एक से लेके 20 लाख तक का जो है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है, और 20 लाख से लेके अनलिमिटेड तक आपका हाई कोर्ट में होता है। तो it is important to note that the amount of a pecuniary jurisdiction is different for all high courts. This limit is decided। देखिए कई हाई कोर्ट्स में, मैंने आपको हिमाचल का एग्जांपल दिया था, अब एक दिल्ली का एग्जांपल दे दिया। अब हिमाचल में देखिए सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, है ना। बट यहाँ पे दिल्ली में क्या आ गया आपका, जो जैसे इन्होंने जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दे के रखी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की 1 से 20 लाख तक का आप जो डायरेक्ट केस कर सकते हो। बट अगर आप हिमाचल में करना चाहो तो पहले आपको 1 से 10 लाख तक कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो इस तरीके से आपका ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का। तो it many in many state court has no pecuniary jurisdiction. All civil court go before a district courts and only appeal lies before the high court. तो हाँ, मतलब कईयों में मतलब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का कोई हिसाब नहीं है।
कोई भी आपका पेक्यूनियरी मैटर होगा तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाओगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वेरी करता है। जैसे मैंने आपको एक हिमाचल का एग्जांपल दिया, एक मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया। नाउ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, देखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिवाइड द कोर्ट्स ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। दिल्ली में आपका अ, 3 कोर्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पटियाला, 30 हजारी और करा, कराडोमा। मतलब all these court have a nearly the same power. However, being on a same horizontal, these court are divided territory. मतलब देखिए ये क्या है कि बेसिकली जैसे एक क्षेत्राधिकार बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में ये 3 कोर्ट है, तो दिल्ली को 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो दिल्ली को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए आप। तो एक भाग की जो क्षेत्राधिकार रहेगा वो रहेगा पटियाला का, एक का रहेगा आपका 30 हजारी का, और एक का रहेगा आपका काराडोमा का। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब हाउ इज द टेरिटरी डिसाइड? अब देखिए टेरिटरी कैसे डिसाइड होती है। टेरिटरी ऑफ अ कोर्ट इज डिसाइडेड आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट सेवरल फैक्टर। इन केस ऑफ देखिए, अब टेरिटरी, अब मान लीजिए लिटिल बिट स्टोरी, मान लीजिए मेरा और आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के बारे में। आप दिल्ली में हो और मैं चंडीगढ़ में हूँ। प्रॉपर्टी है वो अंबाला कैंट में। अब बताइए कि अब उसका केस कहाँ करोगे आप? दिल्ली में करोगे जहां पे रहते हो, या चंडीगढ़ में करोगे? प्रॉपर्टी है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस केस का, जैसे हमारा सीपीसी का अंडर सेक्शन 16, हम इसको लेटर ऑन बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्योंकि प्लेस ऑफ सुइंग की बात होती है यहाँ पे, तो अलग से एक पूरा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम जुरिस्डिक्शन तक ही रहेंगे। तो इसमें in the suit with regard to the recovery, rent, partition, sale, redemption, determination of a right, immovable property, it shall be instituted in the court within the local limit of the jurisdiction the property situated. सीधी सी बात है कि आप दिल्ली में हो, मैं चंडीगढ़ में हूँ, प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है मेरी और आपकी, वो है अंबाला कैंट में। तो उस प्रॉपर्टी का केस कहाँ लगेगा? उस प्रॉपर्टी का केस वहीं लगेगा, उस लोअर कोर्ट में लगेगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट है। तो जो अंबाला कैंट की जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब उस जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट होगा, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी उस प्रॉपर्टी में, वहां लगेगा, ना कि दिल्ली में और चंडीगढ़ में लगेगा। समझे? ये बात होगी कि हाउ टेरिटरी अब जो हम डिसाइड करें। अब मान लीजिए कि अ, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो अ, थोड़ी सी आपकी मान लीजिए, आप दो स्टेट और दो, चलो स्टेट ले लो, मान लीजिए कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपकी अंबाला, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है, वही जो प्रॉपर्टी आपकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें जैसे मेरा और आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था अंबाला कैंट में, वो प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन जो है आपका, वो चंडीगढ़ में भी है। वो इमूवेबल, मतलब साथ साथ में लगती है, वो अम्बाड़ा कैंट वाले में भी है और चंडीगढ़ में भी है। मान लीजिए, जस्ट फॉर द इमेजिनेशन, तो कहाँ आप केस फाइल करोगे? तो किस कोर्ट की हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हम डोंट फॉरगेट द बेस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस कोर्ट का क्षेत्राधिकार बनेगा? तो इसमें जहां पे वो दोनों कोर्ट में किसी भी, मतलब इन सच अ केस द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। मतलब आप जो हो, दो जुरिस्डिक्शन बन गई इसमें, एक अम्बाला कैंट कोर्ट की भी बन गई और दूसरी जो चंडीगढ़ में आपका, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, और जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वो प्रॉपर्टी सिचुएट है, वहां पे भी आपका उस प्रॉपर्टी का केस कर सकते हो। समझ रहे हो आप बात? मतलब जो अम्बाला कैंट की प्रॉपर्टी है, उसको चंडीगढ़ में भी आप केस कर सकते हो, पर कब? जब जो है एक प्रॉपर्टी जो है वो दो जुरिस्डिक्शन में क्या होती है, सिचुएट होती है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ अब मान लीजिए, इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और बिजनेस और एनी अदर रॉन्ग डन, मान लीजिए आ, हम दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया, कि मैंने और आपने, और रिगार्डिंग द बिजनेस हमने करना था। जैसे मान लीजिए कि कोई
कोई भी बिजनेस, जस्ट टी टेलीविजन का बिजनेस करना था, मान लीजिए टेलीविजन को बेचने का। तो टेलीविजन बेचने का जो बिजनेस करना था, तो हमने इसका एग्रीमेंट बनाया दोबारा से अंबाला कैंट में। ठीक है, आप रहते हो दिल्ली में, और एग्रीमेंट ये था कि विद इन 30 days आप जो मेरे को 100 टीवीज की डिलीवरी करोगे, और मैंने आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट जो है दे दी है। ठीक है, बट आपने नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच। अब ये कहाँ होगा, ये केस कहाँ होगा, तो देखिए ये केस कहाँ होगा। क्या बोल रहा है आपका सेक्शन, इसमें अंडर सेक्शन 19, वेयर अ रॉन्ग हैज बीन कॉज्ड। एक तो वहां होगा जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन होगा। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है जहां पे कि जो है आपको हानि हुई, और any damage has been caused to the movable property, then the suit may be instituted either in the place where wrong or damage has been caused, in the place where the defended person who caused the loss reside। मतलब अब इन केसों में आपका मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, मान लीजिए कोई कार है, कार को मतलब कहीं पे किसी ने हायर की, और कहीं मतलब कहीं पे जाके उसने उसका लॉस कर दिया, या कुछ भी आपकी कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी हो, या आपका कोई बिजनेस हो, अम, मान लीजिए किसी ने आपके बिजनेस के खिलाफ जो है कोई, यू आर अ वेरी गुड एडवोकेट एंड, बट आपके खिलाफ जो है आपकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए उसने जो कोई लीगल मतलब कोई झूठी डिफामेशन वाली स्टेटमेंट जो है कहीं पे पब्लिश कर दी, तो आपकी क्या हो गया, वो लॉस हुआ, आपको बिजनेस में लॉस हुआ। तो उस टाइप के केसेस में आपको कहाँ पे किस कोर्ट की क्षेत्राधिकार बनता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस में लॉस हुआ तो यू कैन फाइल अ सूट फॉर डिफामेशन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, और मे बी अ क्रिमिनल अंडर सेक्शन 499 आईपीसी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिविल, हम सिविल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिविल में ही रहेंगे। तो आप कहाँ पे करोगे, तो इस इन मामलों में आप जो हो, वेयर रॉन्ग हैज बीन कॉज्ड, जहां पे रॉन्ग हुआ, जैसे दिल्ली में अगर उसने पब्लिश की तो आप दिल्ली में कर सकते हो, और एनी डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू द मूवेबल, और जहां पे डैमेज हुई हो प्रॉपर्टी को, देन द सूट में बी इंस्टीट्यूट इधर इन द प्लेस वेयर रॉन्ग और डैमेज हैज बीन कॉज्ड। ठीक है, तो वही बात आ गई, या जहां पे डिफेंडेंट रहता है। मान लीजिए डिफेंडेंट कहाँ रहता है, आपका डिफेंडेंट ने कोलकाता में आपकी पब्लिश की, दिल्ली में पब्लिश की, बॉम्बे में पब्लिश की, तो आप कहाँ पे केस कर सकते हो, जहां पे वो रहता है, या फिर जहां पे आपका, मान लीजिए सपोज मान लीजिए पब्लिश की उसने, मतलब रहता है वो कलकत्ता में, पर पब्लिश की कहाँ उसने, दिल्ली में, तो दिल्ली कोर्ट ही क्या बन गई, जुरिस्डिक्शन बन गई। इस तरह से आपका क्षेत्राधिकार डिसाइड होता है। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट इन अ बिजनेस एग्रीमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ अ सिविल डिस्प्यूट except matrimonial matter, then the suit may be instituted either in a place where the defendant resides, carries on a business, in a place where the cause of action arises, that is the where the dispute or wrong took place। देखिए बेसिकली तीन बातें अपने दिमाग में रखिए। फर्स्ट, इन एग्रीमेंट के केस में जो भी आपके बिजनेस जो एग्रीमेंट है, जैसे मैंने आपको टीवी वाला एग्जांपल दिया था, टीवी वाले एग्जांपल को कैरी ऑन करते हैं। देखिए मैं कहाँ कहाँ केस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रीच हुआ। एक, जहां आप रहते हो, ठीक है, नंबर एक, जहां पे कैरीज ऑन अ बिजनेस, या फिर जहां पे आप बिजनेस करते हो। मान लीजिए आप रहते तो दिल्ली में हो, पर अपना बिजनेस आप कहाँ पे कैरी ऑन करते हो, आप करते हो राजस्थान में, तो मैं राजस्थान में भी केस कर सकता हूँ। ठीक है, और इन अ प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, मतलब एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था, अंबाला कैंट में, तो मैं अंबाला कैंट कोर्ट में भी कर सकता हूँ, वेयर द डिस्प्यूट और रॉन्ग टुक प्लेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल थ्री थिंग। सबसे पहले याद रखो आप, एक, डिफेंडेंट रिजाइड करता है, दो, कॉज ऑफ एक्शन जहां पे राइज हुआ, जहां पे रॉन्ग हुआ, और थर्ड, जहां पे वो अपना बिजनेस जो है कैरी ऑन करता है। दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेनी टाइम्स जब भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं तो बहुत सारी डिस्प्यूट होती है कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। अभी एग्रीमेंट्स के बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर जस्ट आप इतना सा माइंड में रखिए। नाउ अब मैट्रिमोनियल के लिए आप देखिए, ये बहुत सारा लिखा हुआ है इसमें। बेसिकली मैट्रिमोनियल में बहुत सी जुरिस्डिक्शन दे के रखी है इसमें, जैसे जहाँ पे आपकी शादी हुई, नंबर एक, और जहाँ पे पार्टी रहती है ऑपोजिट पार्टी, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ जो लास्ट डिसाइड किए हुए थे वहां पे, और where a person filing case in residing provided that opposite party has not been heard for the life of the last। ये चलो ये सेपरेट है। और नाइन्थ जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो सेपरेटली बताता है कि कहाँ जो है जुरिस्डिक्शन बनती है। देखिए कहाँ कहाँ आपकी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए
एक ए और बी जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो ए और बी जो दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, जहाँ पे वो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मान लीजिए दिल्ली में शादी हुई, ठीक है, दोनों रहे चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ के बाद ए जो अलग हो गया, बी अलग हो गया, ए चला गया दिल्ली में, एक चला गया कोलकाता में, ठीक है, तो दोनों जगह जुरिस्डिक्शन बनती है। देखिए दिल्ली में शादी दिल्ली में हुई, रहे वो लास्ट चंडीगढ़ में, फिर अलग अलग हो गए कोलकाता और दिल्ली में, तो कोलकाता में भी जुरिस्डिक्शन बन गई, ठीक है, तो ये मैट्रिमोनियल केसेस है। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 9 जो है सीपीसी का जो है वो डील करता है किसके बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, कि आप डोंट गो टू द डायरेक्ट लैंग्वेज, जस्ट सिंपल ट्राई टू लिसन मी व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सिविल कोड जो है आपका, वो पूरी तरह से हर एक जो है केस की उसका क्षेत्राधिकार रहता है, बट द पॉइंट इज हियर, वो सिविल नेचर का होना चाहिए, आपका जो सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, कॉग्निजेंस जो है इधर और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड ना होने चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और ये जो एक्सप्लेनेशन है आपका, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाली हुई है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या आती है, और सिविल कोड के पास जुरिस्डिक्शन है सिविल सूट्स को ट्राई करने के लिए, बट कौन सी दो कंडीशनों में उसको गुजरना पड़ेगा सिविल कोड को, द सूट मस्ट बी ए सिविल नेचर। आप जो हो ऐसा नहीं हो कि मर्डर का केस, आपका मर्डर में जो डैमेजेस हुई है या कुछ ऐसा केस जो है आप जो है सिविल कोर्ट में ले आए, नो, द cognizance such a suit should not have been expressly or implied, it's a very detailed topic, expressly और impliedly हम जब इसको डिस्कस करेंगे। expressly और impliedly को सूट ऑफ सिविल नेचर आपके कौन से होते हैं, सूट ऑफ सिविल नेचर, the principal question therein relates to the determination of civil rights and the enforcement thereof, मतलब आपके सिविल राइट्स जो हैं आपके, या उनको इन्फोर्स करने के लिए सिविल राइट आपके कौन से है, राइट टू प्रॉपर्टी, आपको किसी ने आपकी प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया, आपकी जो किसी प्रॉपर्टी का, मान लीजिए यू हैव परचेज, आपने कोई लैंड परचेज किया, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, और धोखाधड़ी से क्या हुआ, किसी और का नाम पे चढ़ गई वो, है ना, तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका सिविल राइट था। देखिए डिस्पोजेस किया आपको किसी ने, तो आपका क्या था, वो सिविल राइट था पोजेशन का, है ना, सिविल राइट था पोजेशन का, somebody ने क्या किया, आपको डिस्पोजेस किया, तो अब आपको क्या करना है, उस राइट को इन्फोर्स करना है कि वो मेरे को वापस दिलाया जाए। हु विल इन्फोर्स, कोर्ट विल इन्फोर्स, एंड द सूट इज कैसा आ गया आपका, सिविल नेचर का। इट इज नॉट द स्टेटस ऑफ द पार्टीज टू द सूट, व्हाट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट which determine whether or not the suit is of a civil nature, पार्टी के स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। नाउ देखिए नेचर एंड स्कोप, suit of a civil nature will private right and obligation of a citizen, political and religious question are not covered by that expression। देखिए आपके जो भी आपके पॉलिटिकल या रिलीजियस मैटर से रिलेटेड जो है वो आपके इसमें कवर नहीं आते। अ सूट इन विच द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू द कास्ट और रिलीजन इज नॉट अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। देखिए जहां पे आपका प्योरली प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ रिलीजन का होगा या कास्ट का होगा कि ये डिटरमिन करना है, तो सिविल कोड उसको डिसाइड नहीं करेगा। बट अब ये देखिए, ये जो मैंने येलो में करके रखा हूँ, बेसिकली इसमें इतना सा लिखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको बड़ा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन द, मान लीजिए आप जज के लिए आपने अप्लाई किया, बट बेसिकली यू आर इन अ शेड्यूल कास्ट, बट आप बट ड्यू टू wrong entry in the caste, या ड्यू टू सम रीजन, एंड देयर मे बी एनी रीजन, आपकी जो है वो वहां पे आप जो शेड्यूल कास्ट की जगह जनरल काउंट हो रहे हो, बट आप शेड्यूल कास्ट हो, तो वहां पे आपकी जो क्या है वो रॉन्ग एंट्री जो हुई है। मान लीजिए आपके फादर जो आपके ग्रैंड फादर थे, उनका उनके जो सर्टिफिकेट्स थे वहां पे एससी थे, शेड्यूल कास्ट में थे, बट जब आपका सर्टिफिकेट जब आपने लिया कास्ट का, तो वहां पे आप जो जनरल आ गए। तो ये जो रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, इसके लिए आप जो हो क्या कर सकते हो, वहां पे जो है अपनी कास्ट जो डिक्लेरेशन ले सकते हो। डिक्लेरेशन में क्या लोगे, आप सीधे नहीं बोलोगे कि
डिक्लेयर मी एज अ शेड्यूल कास्ट, बट आप बोलोगे कि आई एम अप्लाइंग फॉर मतलब दिस आई एम अप्लाइंग फॉर द जुडिशियल एग्जाम, बट ड्यू टू मतलब उसमें इसलिए अपनी कैटेगरी में नहीं, जिस कैटेगरी का मैं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट में हूँ और उस शेड्यूल कास्ट में मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये इस रॉन्ग एंट्री की वजह से। तो इसलिए कोर्ट जो है, तब देखिए, तब जो है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन जाती है। क्यों? देखिए अब क्या लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को थोड़ा माइंड में रखना। If the principal question in a suit of a civil nature, the right to property or to an office, and the adjudication incidentally involves the determination relating to caste। देखिए मेरे एग्जांपल में क्या था, आपकी कास्ट डिटरमिन होगी किस बेस पे, जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है या जो भी एविडेंसेस आएंगे बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट जो है आपका कास्ट डिटरमिन कर रहा है और सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन रही है। बट अगर आप सीधे बोलो कि डिक्लेयर मी एज ए शेड्यूल कास्ट, तो फिर आपका नहीं होगा। आपका बेसिकली क्या है, इंसिडेंटली आपका कौन सा इश्यू आ गया, कास्ट डिटर्मिनेशन। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो कि डिक्लेयर मी एज ए शेड्यूल कास्ट, नो। कॉन्सिक्वेंसली यू कॉन्सिक्वेंसली इफेक्ट की वजह से मेरी जो कास्ट है उसको करेक्ट किया जाए, तो आप जो हो तो जो है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो ये जो मेरा एग्जांपल था कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ जुडिशियल एग्जाम एंड व्हेन यू जब आपने अपना जाति का प्रमाण पत्र लिया, तो जाति के प्रमाण पत्र में आपकी जो जाति थी वो जनरल दिखी। तो आपने केस किया और केस में ये बोला, मान लीजिए आपने वहां पे कोई हवाला कुछ नहीं लिखा और सिंपली बोल दिया कि मेरे को जो है शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया जाए, तो आपका सूट जो वो बार हो जाएगा। बट अब जब आप ये बोलोगे कि आई एम नॉट एबल टू अप्लाई, मतलब मैं जो हूँ, मैं मैं जो हूँ अपना जो जुडिशियल एग्जाम में जो हूँ अपनी कैटेगरी में जो है अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इस क्योंकि ड्यू टू द रॉन्ग एंट्री विच इज इन द माई कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो है कोर्ट डिटरमिन करेगा। अदरवाइज इंसिडेंटली आया, ठीक है, दिस इज माई पॉइंट। वैसा ही आपका रिलीजियस राइट्स इन द सेरेमनी होता है, इट डज नॉट सीजेस टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज नॉट बार्ड। यही तो मैं बात बोल रहा था कि इंसिडेंटली जब आए तो जो है कोर्ट डिटरमिन कर सकता है, और मैंने आपको बहुत एक एग्जांपल दिया। नाउ the court has jurisdiction to adjudication upon those questions also in order to decide the principal question which is of a civil nature। एक्सप्लेनेशन 2 हैज बीन, देखिए बेसिकली क्या है, ये एक कंफ्यूजन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपके कब ऐड हुई थी, 1976 की अमेंडमेंट के बाद। बेसिकली पर्पस इसका इतना सा था कि before this explanation there was a divergence of a judicial opinion as to the whether a suit relating to the religious office। देखिए अब यहाँ पे भी वो पीछे जो बात हुई थी वो कास्ट के बारे में बात हुई थी, पर अब यहाँ पे जो है बेसिकली देखिए, जब प्योर प्योर क्वेश्चन ऑफ कास्ट और रिलीजियस का आता है तो सिविल कोर्ट बार होता है। बट कब बार नहीं होगा, देखिए कास्ट में मैंने बोला जब वो इंसिडेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ द कास्ट आया तब वो बार नहीं होगा। पर और रिलीजियस के मैटर में देखिए जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है वो आपको बड़ा अच्छे से समझाती है। वो क्या बोलती है कि opinion as to the whether a suit relating to a religious office to which no fees or emoluments were attached can be said to be a suit of a civil nature, but the legal position has now been clarified। The explanation number 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है ना बेसिकली ऐड जो 1976 में बेसिकली इसी पर्पस के लिए हुई थी कि जो रिलीजियस मैटर है वो कब जो है कोर्ट बोलेगा कि इट इज बार्ड और कब जो बोलेगा कि यस it is beyond my jurisdiction, which specifically provide that a suit relating to a religious office is a maintainable whether or not it carries any fee or whether or not it is attached to a particular place। देखिए बेसिकली इसमें इतनी सी बात आ रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ जुडिशियल ओपिनियन तो वेदर सूट रिलेटेड टू रिलीजियस ऑफिस टू व्हिच नो फीस और इम्बेलमेंट वर अटैच्ड। मतलब कि मान लीजिए आप कोई मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, उसका एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में अ, उस ट्रस्ट का मतलब मान लीजिए उस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई एनक्रोच कर रहा है।
उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को जब कोई एनक्रोच कर रहा है तो वो उस मंदिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो क्या करेगा, सिविल सूट करेगा। ठीक है, मतलब ट्रस्ट जो सिविल सूट करेगा, है तो वो रिलीजियस से रिलेटेड ना, तो वो कोर्ट ये बोल के नहीं डिनाई कर सकता है कि यहाँ पे जो है ये रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कोई ऑफिस अटैच हो उसके साथ, मान लीजिए कोई ऐसी प्रथा है जहाँ पे कोई ऐसा मतलब मंदिर है जहाँ पे कि जो है फादर मतलब सन का सन आगे, मतलब एक पुश्तैनी जो है एक प्रथा है कि वो जो अ, पुजारी है उसका आगे बेटा जो है पुजारी बनेगा, उसका आगे पुजारी। मान लीजिए किसी ने जो पुजारी एक टाइम में था, उसके जो बेटे को नहीं आने दिया, उसको नहीं पुजारी बनने दिया, तो वो जो है उस टाइम उसमें मतलब उस समय जो है सिविल केस कर सकता है किसका, कि मेरे को जो है मेरा ये जो है पुश्तैनी जो है जो पोजीशन है पुजारी की वो जो है मेरे को दिलाई जाए। तो वो मैटर जो है आपके हैं तो रिलेटेड टू रिलीजियस ऑफिस, बट दे आर नॉट पार्ट। नाउ सूट ऑफ अ सिविल नेचर इलस्ट्रेशन, मतलब कुछ मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हैं। जैसे आपका सूट रिलेटिंग टू अगर प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में हो, वर्शिप के बारे में, देखिए ये रिलीजियस से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई आपको बोले कि आपका कोई मंदिर है और आपको कोई वहां पे नहीं जाने दिए, मतलब आपको पूजा का करने का मना कर दिया, तो वो आपके राइट, जैसे आपका सबरीमाला केस है, तो व्हाट आर दे आर क्रिमिनल मैटर्स, नो दे आर सिविल मैटर्स। suit relating the taking out a religious procession, वही बात है, suit relating the right to share in offering, ऑफरिंग्स हुआ, जैसे आपके मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, ठीक है, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, मान लीजिए दिन में 10 लाख है और वो डिवाइड होता है सभी के जितने भी आपके वहां पे हैं पुजारी, तो कहीं पे कम गया तो वो जो है केस कर सकता है किसका, ऑफरिंग के बारे में, ऑफरिंग की शेयरिंग के बारे में, क्योंकि ये जो है क्या है, दीज आर द सूट रिलेटिंग टू द सिविल नेचर, ना कि प्योरली रिलीजियस लेटर। सिविल रॉन्ग्स हुआ है आपका, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है केस आप जो है सिविल नेचर का है, स्पेसिफिक रिलीफ आपका सिविल नेचर का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ अ कंजुगल राइट सेक्शन 9 में जो हिंदू मैरिज एक्ट में, दैट इज आल्सो अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। डिजुलिशन ऑफ अ मैरिज आपका मतलब डाइवोर्स, फिर आपका सूट ऑफ अ रेंट, सूट ऑफ एन अकाउंट, फ्रेंचाइज, हेरिडिटरी ऑफिस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, हेरिडिटरी ऑफिस की कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे हेरिडिटरी जो चलता है, बट उस ऑफिस में उसको जो उसका नेक्स्ट जो उसका जो पदाधिकारी था वो उसका मतलब सन होना चाहिए था, वो सन ना होकर कोई और बन रहा था, तो जो है वो हेरिडिटरी ऑफिस का जो अपने जो हेरिडिटरी ऑफिस के लिए वो है केस कर सकता है। ठीक है, अब दिस इज ऑल अबाउट सूट अगेंस्ट द wrongful dismissal for a service and for a salary, these all are, आपको मान लीजिए यू आर डूइंग अ जॉब somewhere but you are dismissed, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, तो लॉट्स ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस जो है सो मेनी जो है जगह जो है व्हाट हैपनिंग, एम्प्लॉयज को जो क्या डिसमिस कर रहे हैं, तो दे कैन फाइल अ सूट फॉर डिसमिसल एंड उसका नेचर क्या रहेगा, आपका सिविल नेचर। अब देखिए कुछ जैसे आपके मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल क्वेश्चन जहाँ पे कास्ट का हो, वो जो है आपका क्या हो गया, वो सिविल नेचर का केस नहीं आता है। सूट इन्वॉल्विंग द प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी, वो आपका सिविल नेचर का नहीं आता है। सूट फॉर अपहोल्डिंग अ मेरे डिग्निटी और ऑनर, या ब्लंटली पेमेंट ऑन ऑफरिंग, या सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम अ कास्ट। देखिए मान लीजिए एक गांव है जहाँ पे सारे के सारे शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं और दे एक्सपेल्ड वन पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब, तो वो जो एक्सपल्शन है, वो एक्सपल्शन को जो है सिविल कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दैट इज नॉट अ व्हाट, दैट इज नॉट अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। नाउ अब देखिए कॉग्निजेंस की जब हम बात करते हैं, कॉग्निजेंस जो है वो दो टाइप से बार होती है, एक एक्सप्रेसली बार होती है और एक इम्प्लाइडली बार होती है। कॉग्निजेंस का बार होने का इतना सा मतलब है कि कोर्ट ने जो है कोर्ट ने
कॉग्निजेंस बार होने का इतना सा मतलब है कि कोर्ट का हाथ जो है वहां पे नहीं चलेगा। कोर्ट कैन नॉट टेक अ सूट इनटू कंसिडरेशन, मतलब कोर्ट जो है वहां पे मना कर देगा कि ये जो है मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज सिंपल मीनिंग कि कॉग्निजेंस जो है बार हो गई है। कोर्ट कब जो है कॉग्निजेंस जो है बार होती है, वो है एक आपका सूट एक्सप्रेसली बार। सूट एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है a suit is said to be expressly barred when it is a barred by any enactment। मान लीजिए कुछ मैटर्स जो हैं आपके, जैसे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंट्री। मान लीजिए रेवेन्यू एंट्रीज का कोई आपका केस है जिसमें कि आपको रेवेन्यू एंट्री जो करेक्ट करनी है, मतलब पोजेशन कॉलम में मान लीजिए कब्जा जहां पे आपका होता है उस एंट्री को करेक्ट करना है। जहां पे आपकी जमीन है, आपका ओनरशिप आपके पास है, कब्जा भी 10 20 30 40 50 साल से आपके पास है, पर कब्जे के कॉलम में कोई और चला रहा है, तो उस एंट्री को आपने करेक्ट करना है। तो उसकी पावर किसके पास है? असिस्टेंट कलेक्टर, जो भी फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड के पास, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के पास देके रखिए। बट आप क्या कर रहे हो, उसका केस कहाँ पे कर रहे हो? सिविल कोर्ट में कर रहे हो। पर स्टैच्यूट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द स्टैच्यूट, जो आपका लैंड रिकॉर्ड के लैंड का जो आपका स्टैच्यूट है आपकी स्टेट में, उसके हिसाब से सिर्फ पावर किसके पास है रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ द पोजेशन कॉलम, जो आपका कब्जे का कॉलम है उसको ठीक करने के लिए? असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड। तो आपका केस कहाँ जाना चाहिए? आपका सिर्फ असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास। अगर आपने सिविल कोर्ट के पास केस किया तो वो क्या होगा? एक्सप्रेसली बार्ड है। एक और एग्जांपल देता मैं आपको, सरफासी। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग जो भी आपकी सरफासी की होती है, जो सेक्शन 34 है आपका सरफासी का, वो बोलता है कि कोई भी जो प्रोसीडिंग है सरफासी के अंडर, अगर किसी बैंक ने कुछ भी किया, इनिशिएशन की, मतलब उसने सारफा ईएसआई में कोई भी अगर प्रोसीडिंग की, तो बैंक जो है, मतलब तो बैंक का जो बैंक ने जो भी प्रोसीडिंग की है उसको सिविल कोड में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आप अगर चैलेंज करना चाहो तो सिर्फ कहां पे होगी? डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। पर अगर आपने सिविल कोर्ट में की तो वो क्या है? वो एक्सप्रेसली बार्ड है। मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास, आपने क्या बैंक से 10 लाख का लोन लिया, आपने अपने घर को मोर्गेज किया, और आपने घर को मोर्गेज किया और आपने जो है डिफॉल्ट हो गया, आप एनपी डिक्लेयर हो गए, सरफासी की प्रोसीडिंग इनिशिएशन हो गई, और बैंक वालों ने आपके घर को सीज कर दिया। अब आप जो है सिविल कोर्ट के पास जा रहे हो कि ये जो है ये जो ऑर्डर है, आप ये जो प्रोसीडिंग है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके बैंक वालों के खिलाफ जो इंजंक्शन पास की जाए और मेरा जो है वो घर के ताले खुलवाए जाए, जो बैंक ने सीज किया उसको खुलवाया जाए। तो सिविल कोर्ट क्या बोलेगा? आई एम एक्सप्रेसली बार्ड, क्योंकि द स्टैट्यूट विच इज मेड बाय द, जो स्टैट्यूट जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, सरफासी एक्ट, उसके तहत जो सेक्शन 34 है उसमें जो है मेरे हाथ क्या दिए हैं? बांध दिए हैं। ठीक है, इसलिए जो है कोग्निजेंस बार हुआ है मेरी, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, ये बोलेगा। तो ये होता है आपका एक्सप्रेसली बार होना। एक्सप्रेसली मतलब कहीं पे आपका मेंशन है कि सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है। सूट इज इम्प्लाइडली बार्ड। इम्प्लाइडली बार्ड ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, उसमें जो है आपका सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आई विल गिव यू 10,000, यू गिव मी अ फेवरेबल एविडेंस बिफोर द कोर्ट, मतलब मैं आपको 10,000 दूंगा और आपने जो है मेरे फेवर में गवाही देनी है कोर्ट में। पर उसने आपने दी और मैंने आपको 10,000 नहीं दिए, तो वो आप उस 10,000 का जो केस आप कोर्ट में नहीं ला सकते हो, क्योंकि सूट जो है इम्प्लाइडली बार्ड है। वो क्यों बार है? क्योंकि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है उसके क्या है? वो खिलाफ है। Whereas specific remedies are given by statute, it is thereby deprive the person who insists upon a remedy of any other form that given by the statute. Where an act creates an obligation and enforces it performance in a specified manner, the performance cannot be enforced in any other। और एक ये भी बात है कि अगर आपका कोई ऐसी रेमेडी है, मतलब जहां पे आप के पास कोई एक अल्टरनेट मेथड है कि आप वहां से भी रेमेडी ले सकते। सपोज मान लीजिए रेवेन्यू मैटर्स ले लेते हैं, रेवेन्यू मैटर को लेते हैं। रेवेन्यू मैटर में
जैसे करेक्शन ऑफ द, मान लीजिए करेक्शन ऑफ द नेम करना है, तो उसकी पावर आपकी असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास है और सिविल कोर्ट के पास भी है। बट जनरली आपकी जो है मतलब स्टेच्यूट के हिसाब से कॉज ऑफ एक्शन आपका तब अराइज होगा सिविल कोर्ट में फाइल करने का जब आपका असिस्टेंट कलेक्टर जो है मना करेगा। तो असिस्टेंट कलेक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव अ अल्टरनेटिव रेमेडी। क्या वो पहले अवेल करो, अगर वो नहीं आएगी तो फिर आपका सिविल कोर्ट करेगा। जब तक आप उस असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास नहीं जाओगे रिगार्डिंग द करेक्शन ऑफ द नेम इन द रेवेन्यू एंट्री, तब तक जो हो आप सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते। इसका सिंपल सा मतलब जब तक आप नहीं गए तब तक क्या रहेगा, बार रहेगा। ठीक है। अब हु विल, क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, अब हम दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी की, जैसे अंबाला कैंट और अंबाला कैंट की जो प्रॉपर्टी थी कि अब किसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा कोर्ट। कोर्ट क्यों डिसाइड करेगा? इट इज वेल सेटल्ड दैट अ सिविल कोर्ट हैज अ इनहेरेंट पावर टू डिसाइड इट्स ओवन जुरिस्डिक्शन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि who may decide the jurisdiction of a civil court? One, high court. One, two, district court regarding the matter, and civil court itself, or none of these. तो correct answer जो civil court has a inherent power to decide the open jurisdiction। मतलब जो सिविल कोर्ट का जो दिमानी अदालतों का जो क्षेत्राधिकार है कि खुद वो खुद डिसाइड करते हैं। कैसे? प्रिजम्पशन एज टू द jurisdiction, माना क्या जाएगा जब कोर्ट इसको डिसाइड करेगा तो कोर्ट क्या मानेगा? इन डीलिंग विद द क्वेश्चन whether a civil court jurisdiction to entertain a suit is barred or not, it is a necessary to bear in mind that every presumption should be made in favor of the jurisdiction of a civil court. The exclusion of a jurisdiction of a civil court to entertain a civil cause should not be readily inferred unless the relevant statute contain an express provision to that effect or leads to necessary and inevitable implication of the nature। मतलब प्रिजम्पशन उसके दिमाग में ये रहनी चाहिए सिविल कोर्ट के, मतलब जो जज साहब, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये प्रिजम्पशन जो देके रखी है ये आपकी पावर आपको बता रहा है कि आप इफ यू आर अ जज, आपको जो है सिविल जज, देन इफ हाउ आपको कैसे मानना है कि मैं कैसे, आपके पास कोई मान लीजिए जुरिस्डिक्शन का कोई क्वेश्चन अराइज हो गया, प्रिंसिपल इशू आपके पास, प्रिलिमिनरी इशू आपके पास जुरिस्डिक्शन का आ गया, आपके दिमाग में आप क्या मतलब जज क्या दिमाग में रख के उसको डिसाइड करेगा? जज को ये मान के चलना कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में है, ये मान के चलेगा। तो प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट, मतलब ये मेरे में है। जो एट द एक्सक्लूजन ऑफ jurisdiction of a civil court to entertain civil cause should not be readily inferred unless the relevant statute, मतलब तब तक वो मना नहीं करेगा जब तक कि कहीं पे एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है बार्ड नहीं किया हो। किसको? सिविल कोर्ट को। ये है बेसिकली प्रिजम्पशन की बात की कि क्या प्रिजम्पशन रखनी चाहिए सिविल कोर्ट को। डिसाइड कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इतना सा बनता है, हु विल डिसाइड? सिविल कोर्ट इटसेल्फ। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके रहता है? देखिए बर्डन ऑफ, सिंपल सी बात है, मेरे और आपके बीच में आप बोलते हो कि नहीं ये चंडीगढ़ में, मतलब ये जो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी में, मेरा और जो आपका जो प्रॉपर्टी का केस था अम्बाला कैंट में, वो चंडीगढ़ में अम्बाला कैंट में नहीं लगना चाहिए, वो दिल्ली में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है, इट इज योर ड्यूटी कि आप जो है ये प्रूव करो, मतलब ये आपके ऊपर बर्डन प्रूफ है कि आप जो ये बताओ कोर्ट को कि ये जो है दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, तब वो जो है अम्बाला कोर्ट जो है इस पे jurisdiction नहीं लेगा, मतलब entertain नहीं करेगा सूट को। It is a well settled that it is for the party who seek to out the jurisdiction of a civil court to establish it, मतलब you have to establish, जो बोलेगा कि ये jurisdiction में नहीं है उसी को establish करना पड़ेगा। A civil court has an inherent power to decide the question of its own jurisdiction, although as a result of such inquiry it may turn out that it has no jurisdiction to entertain the suit। देखिए मान लीजिए आपने केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट फर्स्ट नजरिए में नहीं बोल सकता है कि नहीं ये मेरे में नहीं है, क्योंकि चाहे वो जुरिस्डिक्शन बने भी ना, बट कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। कोर्ट डिसाइड करके बाद उसको, कोर्ट को ये पता चला कि अरे ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, तो भी ये चीज उसको बाहर नहीं करती है। किसको? कोर्ट को। इट्स योर पावर, आपको बाहर नहीं करेगी। इफ यू बिकम अ सिविल जज तो यू, इट विल नॉट बार यू कि आप जो हो ये डिसाइड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता कि ये सूट मेरे क्षेत्राधिकार में है या नहीं है। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है आपके, जैसे धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें भी वही बात बोली जो मैंने आपको बात बताई। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गो थ्रू दिस केस इन अ डिटेल मैनर। और ये आपका राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णा कांत, बेसिकली इसको इसमें भी यही बोला कि आफ्टर कंसिडरिंग, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतना सा बोला, वेयर डिस्प्यूट राइज फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज where a relief are claimed on the basis of the general law of contract, a suit filed in a civil court cannot be said to be not maintainable, even though such dispute may also constitute an industrial dispute within the meaning of a section 2K, section 2A, industrial dispute 1945। बेसिकली देखिए, ये जो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णा कांत और ये धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको गो थ्रू करिए। और इसमें भी जो मैंने आपको बातें पीछे बताई वही बातें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि दीज केसेस आर रिलेटेड टू व्हाट अंडर सेक्शन 9। वेरी रिसेंटली ने चंद्रकांत तुकाराम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी यही बोला था कि it cannot be disputed that the procedure followed by the civil court are too lengthy and consequently are not an efficacious form for resolving the industrial dispute speedily. The power of the industrial courts also is a wide, and such forms are empowered to grant adequate relief as they just and appropriate. It is in the interest of the workmen that their dispute, including the dispute in legal termination, are adjudicated upon by industrial forum. तो देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द जस्ट क्रक्स। कुछ भी पढ़ा आपने सब कुछ भूल जाइए, जस्ट अब जो डिस्कस करेंगे उसको याद रखिए। जनरल प्रिंसिपल ये है कि सिविल कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ अ सिविल नेचर। ठीक है, सारे के सारे सिविल, जितने भी आपके सिविल नेचर के केस हैं, वो जो है सिविल कोर्ट आपका कि उसका क्षेत्राधिकार है। पर कॉग्निजेंस जो है आपकी बाढ़नी होनी चाहिए एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। मैंने बड़े अच्छे से बताया आपको एक्सप्रेसली क्या होता है और इम्प्लाइडली बार कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड आपको समझ नहीं आया तो आप यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली अगेन इन अ डिटेल मैनर विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल, बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं आपको फिर से समझाऊंगा। कंसेंट कैन नीदर कन्फर नॉट टेक एनी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मैंने और आपने एग्रीमेंट बनाया कि वट एवर द डिस्प्यूट, हमने जैसे वो टीवी वाला एग्रीमेंट बनाया था, उस एग्रीमेंट में ये मेंशन कर दिया कि वट एवर द डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होगा वो सारा का सारा कहाँ पे, अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट राइज होगा तो वो सारा का सारा कहाँ पे डिसाइड होगा। मान लीजिए वो मैंने लिख दिया वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट, तो हमारे बोलने से, हमारे वहां पे लिखने से जो सीपीसी का जो सेक्शन 19 है वो खत्म नहीं हो जाता। मतलब कहाँ कहाँ पे आपका केस बनता था। देखिए, जहां पे आपका एग्रीमेंट हुआ, या जहां पे आपका आपको डैमेज, मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब जहां पे डैमेज हुई, जहां पे या जहां पे आपका बिजनेस, डिफेंडेंट का बिजनेस कैरी ऑन होता है, या जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। ठीक है, ये ही जुरिस्डिक्शन बनती है। इसके अलावा बाहर, जैसे हमारे केस में दिल्ली था, एग्रीमेंट अम्बाड़ा कैंट में हुआ था, आप दिल्ली में रहते थे, बिजनेस भी आप दिल्ली में करते थे, मैं चंडीगढ़ में रहता था। डिफेंडेंट आप, मैं डिफेंडेंट आप थे, तो इसलिए मैं केस दिल्ली में करता, या जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, ना कि बॉम्बे में। तो हमारी वजह, तो हमारा जो एग्रीमेंट है उसके बेस पे हम बॉम्बे में नहीं केस कर सकते। सिंपल सी बात ये बोला, कंसेंट जो है, हम दोनों ने मान लिया कि हमारा केस बॉम्बे में होना चाहिए, वो बात नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, कंसेंट कैन नीदर कन्फर नॉर टेक अवे अ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब ये नहीं बात बनती है, सिर्फ उन्हीं, जैसे ये लिख सकते थे वहां पे कि ये केस जो है दिल्ली में ना होते, सिर्फ अम्बाड़ा कैंट में ही होगा, तो होना चाहिए। जब दो कोर्टों की जुरिस्डिक्शन बनती है, जैसे आप रिजाइड कहाँ करते थे या आप अपना बिजनेस कहाँ कैरी ऑन करते थे, दिल्ली में, बट जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की बनती थी, दिल्ली की बनती थी, और अम्बाड़ा कैंट की बनती थी। तो इन दोनों में आप किसी एक को डिसाइड कर लेते तो बनता, पर बॉम्बे तो है ही नहीं। ठीक है ना, बॉम्बे में तो कुछ होता ही नहीं। तो कंसेंट जो है आपकी, चाहे हम दोनों राजी हो जाएं तो भी जो है हम नया जुरिस्डिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। ना कि, ना ही देखिए, अब हम अगर इस तरीके से होता तब तो हम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही छीन लेते कि नहीं, हमने ना दिल्ली में करना ना अम्बाड़ा कैंट में, भाई हमारा केस बॉम्बे में लगना चाहिए, है ना। तो इसका व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हमने जो है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन छीन ली, तो हम ये नहीं कर सकते।
A decree passed by a court without jurisdiction is a nullity, and the validity thereof can be challenged at any stage of the proceeding, in execution proceeding or even in a collateral proceeding. देखिए ये इतना सा बोल रहा है कि अगर जिस कोर्ट की jurisdiction है ही नहीं, मान लीजिए हमने बॉम्बे में जाके ये कोर्ट ये केस कर दिया और डिसाइड भी हो गया, ठीक है, तो मैं जो डिफेंडेंट हूं, अगर मैं क्या केस हार गया तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो है इसकी वैलिडिटी में ये जो है नलिटी है, ये डिक्री जो पास हुई है। क्यों नलिटी है? क्योंकि बॉम्बे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी, जुरिस्डिक्शन बनती थी सिर्फ किसकी? दो कोर्ट्स की। कौन कौन सी? अंबाला कैंट और दिल्ली। Now, there is a distinction between a bound to a jurisdiction and irregular exercise thereof. Every court has the inherent power to decide the question of its sovereign jurisdiction. क्या बोला? मतलब हर एक कोर्ट के पास जो है पावर है किसकी? अपनी jurisdiction को डिसाइड करने की। Jurisdiction of a court depend upon the averment made in a plaint and not upon the defense in a written statement. क्या बड़ी 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि जो रिलीफ जो है प्लेट में मांगे गए हैं उसके हिसाब से डिसाइड होती है आपकी क्या जुरिस्डिक्शन, ना कि रिटन स्टेटमेंट के हिसाब से। फॉर डिसाइडिंग अ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, सब्सटेंस ऑफ मैटर एंड नॉट इट्स फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन जो है आपकी सब्सटेंस ऑफ मैटर के ऊपर डिसाइड होती है, ना कि जिस तरीके से इसको फ्रेम किया गया, ठीक है। एवरी प्रिजम्पशन जो है ये मान के सिविल कोर्ट जो है, सिविल जो अगर आप इफ यू आर अ सिविल जज तो ये मान के चलिए कि सारे के सारे क्या आपके जो है सूट ऑफ सिविल नेचर है, बट कोर्ट जो है बाद में जब डिसाइड करेगा, जब वो मतलब प्लेंट को देखेगा तो जब तब पता चलेगा उसको कि नहीं ये मैटर है कि नहीं है, चाहे वो बाद में डिसाइड कर, मतलब जब कोर्ट ने डिसाइड किया जुरिस्डिक्शन का इशू वो उसके बाहर चले जाए, पर वो कर सकता है क्योंकि पावर है किससे? सेक्शन 9 से, सीपीसी के। A statute ousting jurisdiction of a court must be strictly construed. मतलब अगर आपके स्टैट्यूट ने कहीं पे बोला हुआ है कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है सिविल कोर्ट की, तो वो नहीं बनती है। बर्डन ऑफ अप्रूव ये नहीं चलेगा कि नहीं ठीक है सिविल कोर्ट ने बोला कि ठीक है सरफेसी का मामला मेरे सामने कर दो, देन आई विल एंटरटेन। ऐसा नहीं हो सकता। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये उस पार्टी पे होगा जो पार्टी क्या करेगी, इसको असर्ट करेगी। Even where a jurisdiction of a civil court is barred, it can still decide whether the provision of an act have been complied with or whether an order was passed due or provision of। मतलब मैं क्या बोल यहाँ पे इतनी सी बात बोली है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो है चाहे उस कोर्ट मतलब आपने उस कोर्ट में केस कर दिया जहां पे कि जैसे आपने सरफेसी का केस जो है आपने सिविल कोर्ट में कर दिया, तो भी वो जो है क्या कर सकता है, उसको डिसाइड कर सकता है मैटर को कि एज पर दी स्टैट्यूट ये मेरे यहाँ पे मतलब मैं इसकी कॉग्निजेंस ले सकता हूँ या नहीं। सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द jurisdiction of a civil court. Now next slide, next we will discuss the हम जो डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग। वेरी गुड टॉपिक एंड दिस इज द बेसिकली ये जो आज की वीडियो है ये मैंने रेगुलर क्लासेस के लिए बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा आई हैव टू अपलोड यू बिकॉज आजकल वर्चुअल क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, तो इसलिए ये वीडियोस जो है टू द ऑल स्टूडेंट मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी अपलोड कर दूं। सो थैंक यू ऑल एंड जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना आप कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Very warm welcome in a lucky law and thank you very much.